हेलो, वेलकम टू टीईटी प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम पुनः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में 2018 का पेपर वन करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 5 है। जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के रूप में लिया था, उनके लिए है ये। तो लैंग्वेज सेकंड के रूप में जो इंग्लिश लेते हैं उनकी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी, या जो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश लेते हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी, या एमपीटेड वर्ग 2 में जो इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनका हम प्रैक्टिस कर लें और नए नए प्रश्न करें, उससे हमारी समझ बढ़े। पहला वाला डायरेक्शन प्रश्न पढ़ते हैं। 121 से तो 150 तक प्रश्न होंगे इसमें। तो लिखा है, read the passage given below and answer the question that follows. Question numbers 121 to 129 by selecting the correct or most appropriate options. नीचे लिखा हुआ पैसेज पढ़िए, गद्यांश पढ़िए और 121 से 129 नंबर के प्रश्नों का सही जवाब दीजिए। जो भी उचित जवाब हो वो दीजिए। आइए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज मैंने हिंदी में भी लिखा है, आपके लिए दिख रहा होगा आपको। पढ़ेंगे कि मैन हु इज बिलीव्ड, मैन, चलिए आप ये कर्सर देखते रहना, कर्सर दिखेगा आपको। मैन हु इज बिलीव्ड टू हैव इन्वॉल्व फ्रॉम एप्स, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो है वो एप्स से विकसित हुआ है, वानरों से विकसित हुआ है। इज अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिएड मोटिव्स, और यह विभिन्न उद्देश्यों का एक जिज्ञासु मिश्रण है। क्यूरियस मिश्रण है, क्यूरियस मिक्सचर है विभिन्न मोटिव्स का, उद्देश्यों का, मोटिव्स का, उद्दीपकों का। वेरिएड, वेरिएड मतलब विभिन्न, मोटिव्स मतलब उद्देश्य या आप उद्दीपक कह सकते हैं, उद्दीपकों का क्यूरियस जिज्ञासु मिश्रण है। फिर अगला, ही इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ नीड्स बट इज ऑल्सो देयर क्रिएटर, वह न केवल जरूरतों का विषय है, मतलब केवल जरूरतों के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि उनका जरूरतों का निर्माता भी है, क्रिएटर भी है। जो उसे चीजें चाहिए उसका वो आविष्कार भी कर लेता है, उसका निर्माता भी बन जाता है। कौन? तो मनुष्य। ही नॉट ओनली सीक्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स बट ऑल्सो केटर्स टू हिज डिजायर फॉर ब्यूटी एंड ग्रेस, वह न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही संतुष्ट रहता है, बल्कि जरूरतों का पोषण भी करता है, सुंदरता के लिए, ग्रेस, लालच के लिए। तो मनुष्य जो है वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रयास करता है और अपनी जरूरतों के लिए, जरूरतों का पोषण भी करता है, जिससे जिस जिस चीज से उसकी जरूरतों की पूर्ति होती है उसका वो पोषण भी करता है। अगला देखते हैं। ही इज, यहां से देखिएगा, ही इज ईगर टू सेटिस्फाई हिज पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, वह अपने पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने ज्ञान में वृद्धि वृद्धि पर वृद्धि करता रहता है। मोर एंड मोर उसको नॉलेज की भूख होती है अपने पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए। मनुष्य बेहतर में बेहतर होना चाह रहा है, इसलिए बेहतर से बेहतर होना चाह रहा है, इसलिए वो अपने नॉलेज में वृद्धि पे वृद्धि किए जा रहा है। फिर आइए, ऑल्दो इन अ जनरल वे द मैक्सिम necessity is the mother of invention is true, it is by no mean that the whole truth, साधारणतः कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं। इट इज बाय नो मीन्स दैट होल ट्रूथ, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह पूरी तरह सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ आइए,
Man is something much greater than an intelligence being using his intellect to make newer invention from time to time. मनुष्य समय समय पर अपनी बुद्धि से बढ़कर भी नए नए आविष्कार करता रहता है। फिर आगे पढ़ेंगे। He has within him a spirit which is ever exhorting him to cut down his needs and learn to be happy with what he has. लेकिन जो मनुष्य के अंदर की आत्मा है, अंतरात्मा जो मनुष्य की है, वो हमेशा उसको प्रोत्साहित करती है कि अपनी आवश्यकताओं को कम करे और जो भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहें। ऐसा कौन कहती है? तो ऐसा मनुष्य की अंतरात्मा उससे कहती है। फिर आगे द रियल पर्पस यहां से आएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। द रियल पर्पस अंडरलाइंग दिस मैक्सिम lies in its utility in the worldly sense. ये जो ऊपर की लाइन जो लिखी गई है कि मनुष्य की अंतरात्मा कह रही है कि भैया कम जितना है थोड़े की जरूरत है, कम में खुशी ढूंढो, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो, ऐसा मनुष्य की अंतरात्मा कह रही है। तो जो भी ऊपर लिखा है, जो ऊपर लाइन लिखी है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए और ये सभी के लिए लागू होता है। It tells us to be up and doing, not to be passive in our attitude to life. ये जो ऊपर कहा गया है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमें हमारा जीवन में बिल्कुल पैसिव हो जाना चाहिए, निष्क्रिय हो जाना चाहिए। It asks us not to remain slaves of old habits and ways of life. ये हमें यह नहीं कहता है कि हम पुराने विचारों के दास बने रहे और जैसे पुराने लोग जीते थे वैसे जिए। फिर अगला, वी मस्ट फेस द न्यू सिचुएशन विथ अ क्रिएटिव माइंड। रचनात्मक दिमाग के साथ हमें नई परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, नई परिस्थितियों को अपनाना चाहिए। जैसे इन्वेंशन हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, तो पहले के टीचर्स, जो पुराने टीचर्स हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता तो समस्या होती है। तो नए नए जो आविष्कार है, नया नवाचार जो हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उससे भी अपने को जुड़ना चाहिए। टीचर से संबंधित मैंने बात बता दी आपको, यहां तक आ गए थे। एवरी न्यू डिफिकल्टी, एवरी न्यू प्रॉब्लम विच कन्फ्रंट अस इन लाइफ कैन बी टेकल्ड सक्सेसफुली विद द स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस। इन्वेंटिवनेस मतलब आविष्कारक प्रवृत्ति से। तो पढ़ते हैं कि जो भी हमारे जीवन में नई कठिनाई आती, नई समस्याएं आती हैं, उनका सामना हमें क्रिएटिव माइंड से करना चाहिए, इन्वेंटिव माइंड से करना चाहिए, इन्वेंटिवनेस प्रवृत्ति के साथ। स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस मतलब आविष्कारक प्रवृत्ति के साथ हमें आविष्कारक प्रवृत्ति की मदद से उन समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया आपको? फिर प्रश्न करेंगे इसके ऊपर, 121 से लागू होंगे प्रश्न। आइए प्रश्न करते हैं। दिख रहा होगा आपको प्रश्न? मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, बाकी जो नहीं दिखेगा मैं पढ़ के बता दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलो, ये जो 121 से 129 तक प्रश्न है ये इसी पैसेज पर आधारित है, तो बीच बीच में हम पैसेज जरूर पढ़ लेंगे। तो 121 से हम स्टार्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पूर्णतः सत्य क्या नहीं है? तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। ये वाला सही हो जाएगा। फिर बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे। मैन हैज अ डिजायर फॉर ब्यूटी एंड ग्रेस, ये भी सही है बिल्कुल। और मैन डिजायर टू कट डाउन हिज नीड्स एंड वांट्स, ये भी सही है। मैन लर्न्स टू बी हैप्पी विद व्हाट ही हैज, ये भी सही है। ये पूर्णतः सत्य बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज पूरी तरह सत्य क्या नहीं है? तो पूरी तरह सत्य ये नहीं है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ हम पैसेज में देखेंगे, आइए, कि ये लिखा है, यहाँ मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। Although in a general way the maxim necessity is the mother of invention is true, it is
by no means that the whole truth. It is by no means the whole truth. इसका मतलब पूरा सत्य नहीं है ये. Man is something much greater than an intelligence being using his intellect to make newer invention from time to time. Time to time मनुष्य अपग्रेड करता रहता है. तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी ऐसा नहीं है. आवश्यकता तो हमें बात करने की थी खाली, तो हमने फोन बना दिया, तो फोन से बातचीत होती, लेकिन उसमें नए नए हमने नवाचार किए, उसमें अपग्रेड किया, और आज उसमें मोबाइल में कैमरा भी है. आज मोबाइल की मदद से आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको आपके ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक साबित हो रहा हूँ. मैं अपने ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान का प्रचार प्रसार इस मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से आपके समक्ष कर रहा हूँ. आप भी मोबाइल के माध्यम से टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ये सब क्या है? अपग्रेड है. तो ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये पूरी तरह सत्य, होल ट्रूथ नहीं है, ऐसा ए पैसेज में कहा गया है. फिर 122 नंबर का प्रश्न है, आइए देखते हैं. व्हाट डज द मैक्सिम? मैक्सिम्स का मतलब है सुक्ति, सुउक्ति, अच्छा विचार, नीति वचन, अच्छा विचार या सिद्धांत. तो व्हाट डज द मैक्सिम मेंशन्ड इन द पैसेज टीचर्स? कैसा इसमें जो दिया गया पैसेज है, इसमें कौन सा सिद्धांत हमें सिखाया गया है, या कौन सा नीति वचन हमें सिखाया गया है, कौन सी नीति हमें सिखाई गई, कौन सी सूक्ति हमें सिखाई गई है, वो कौन सा सिद्धांत हमें सिखाया गया. तो 122 नंबर का प्रश्न है, टू बी वर्डली इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म्स. टू बी, दूसरा है टू बी स्लेव ऑफ आवर नीड्स एंड वांट्स, मतलब अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों के आप गुलाम बन जाए. टू endeavor constantly to create new passions and desire, मतलब नई नई पैशन और डिजायर पाल लो. कि टू बी एक्टिव इन लाइफ एंड डू समथिंग टू हेल्प मैनकाइंड, कि हमेशा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक्टिव रहे, ऊर्जावान रहे, और ऐसा कार्य करे जिससे मैनकाइंड मतलब मनुष्यता का भला हो. तो यही तो हमें सिखा रहा है. चौथा वाला सही हो जाएगा 122 का. ठीक है, अगला है 122 का चौथा हो गया. अगला 123 नंबर का. What does the spirit within man tell him to do? मनुष्य की आत्मा उसको क्या कह रही है? तो मनुष्य की आत्मा उसको कह रही है कि भैया जितना है उसमें खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो. ऐसा मनुष्य की आत्मा कह रही है. टू बी अ मिक्सचर ऑफ वेरियड मोटिव्स, ये नहीं कह रही. टू एवेल्यूट द सिचुएशन इंटेलिजेंसी, टू कट डाउन हिज डिजायर एंड पेशेंस, ये कह रही है. टू एक्वायर मोर एंड मोर वेल्थ एंड कंफर्ट, वेल्थ की तो बात ही नहीं है इसमें कि पैसा आप जोड़ लो, ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा गया है. मनुष्य की आत्मा उसको कह रही है, यहाँ पढ़ लेते हैं. स्पिरिट की बात है ना, मनुष्य की आत्मा क्या कह रही है? Although in a general way, man is something intelligence using more. He has within him a spirit which is ever exhorting him, exhorting him to cut down his needs and learn to be happy with what he has. जो उसके पास है उसमें खुश रहे और अपनी आवश्यकताओं में कमी करे. To cut down his desire and passion. ठीक, ये आत्मा कह रही है. तीसरा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 123 का. अगला देखेंगे 124 नंबर का प्रश्न इधर आएगा. अच्छा, इसमें ऑप्शन ज्यादा है, चलिए ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले तीनों पढ़ लेते हैं. Which one of the following statement is or true in the context of the passage? नीचे निम्नलिखित बातें लिखी गई, वो पैसेज के अनुसार कौन सी सही है या कौन सी सही है, कौन से सही है, कौन सी सही है. एक बात सही है कि सभी बातें सही है, दो बात सही है, तीन बात सही है, कौन सी सही? मैन शुड बी पैसिव इन हिज एटीट्यूड टू लाइफ, ये कहाँ कहा गया है? पैसिव हो जाएगा ऐसा कहा गया है, पर पैसिव होना चाहिए ये नहीं कहा गया है.
फिर अगला, स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस में नॉट स्टैंड इन गुड स्टेड इन सॉल्विंग एवरी न्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ लिखा है स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस मतलब आविष्कारक प्रवृत्ति आपको नई समस्याओं को सुलझाने में मदद नहीं करती। नॉट लिखा है ना, देखो यहाँ नॉट लिखा है, मतलब नहीं करती है क्या, मदद तो करती है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला, मैन हैज अ पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, बिल्कुल ये मोर एंड मोर नॉलेज वाली बात सही है। तो 124 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन यहाँ नहीं है, ऑप्शन यहाँ है, ओनली वन सही है तो नहीं, वन वाला तो गलत है, ये भी गलत है। ओनली 1 एंड 2 सही है तो दोनों सही नहीं है। ओनली 3 सही है तो बिल्कुल मैन हैज अ पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज पैसेज में लिखा है, अभी आपको बता दूं। दूसरा और तीसरा सही है तो नहीं है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। पैसेज देखते हैं, पैसेज में ये वाली बात लिखी है, मैन हैज अ पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज। ही इज नॉट ओनली सीक हिज नीड मोर एंड मोर नॉलेज लिखा है, यहाँ लिखा है ही इज ईगर टू सेटिस्फाई हिज पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज। तो ये वाली बात सही हो जाएगी। 124 के बाद 125 नंबर का प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड मैक्सिम मतलब सिद्धांत, मैक्सिम मतलब सिद्धांत या नीति वचन या सुक्ति या सुभाषितानी, कुछ भी कह लो इसको, एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में मैक्सिम यूज किया गया, तो मैक्सिम का और मैक्सिम जैसे मीनिंग वाला कौन सा शब्द है? तो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, तो सिद्धांत। डायरेक्शन मतलब दिशा, तो दिशा तो नहीं है इसका। वैल्यू मतलब मूल्य, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना, तो ये तीनों नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। 125 नंबर का पहला, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत और मैक्सिम मतलब भी सिद्धांत, कि मेरे प्रिंसिपल है, मेरे मैक्सिम्स है, मेरे सिद्धांत है। ठीक, फिर 126 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, आइए देखते हैं। Which one of the following is not the characteristic of man as per the passage? मनुष्य की विशेषताएं नहीं है, नीचे दिए गए। मैन हैज मैनी नीड्स एंड मोटिव्स, ये मनुष्य की विशेषता है, उसको बहुत सारी नीड है। मनुष्य को क्या है? बहुत सारी नीड है, बहुत सारी आवश्यकता की जरूरत है, बहुत सारा मोटिव है उसके पास कि ये कर लूंगा, आगे जाके ये कर लूंगा। मतलब मनुष्य बच्चा पैदा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसको साइकिल की नीड हुई, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, मोटरसाइकिल की नीड हुई, फिर और बड़ा हुआ, कार की नीड हो गई उसको, फिर और बड़ी कार की नीड हो जाएगी। तो आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। मैन क्रिएट्स मेनी नीड्स फॉर हिमसेल्फ, हाँ ठीक है, मनुष्य ने बहुत सारी आवश्यकताएं स्वयं ही क्रिएट कर ली है, कि उसको अनावश्यक भी कर ली है। मैन सीक्स टू सेटिस्फाई नीड, ठीक है। मैन डिजायर टू हैव मोर एंड मोर कंफर्ट एंड मनी, मनी शब्द कहीं से कहीं तक नहीं आया है, मनी शब्द इस पैसेज में कहीं से कहीं तक नहीं आया है। तो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एज पर द पैसेज, मनुष्य की विशेषता नहीं है इस पैसेज के अनुसार, तो मनी वाली कोई बात इसमें नहीं है। हालांकि मनुष्य को मनी की आवश्यकता बहुत है, मनी के पीछे लगा रहता है दिन रात, लेकिन इस पैसेज के अनुसार नहीं है। फिर 127 नंबर का प्रश्न देखेंगे, आइए। ये रहा, देखिए बड़ा प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है पैसेज के अनुसार, ये हमें बताना है। स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस विल स्टैंड अ गुड स्टेड, ये बात सही है कि आविष्कारक प्रवृत्ति आपको बुरी से बुरी समस्याओं में नई नई समस्याओं को कैटर करने में मदद करती है, समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करती है। मैन इज द सब्जेक्ट ऑफ वेरियस वांट, बिल्कुल ठीक है। 127 नंबर का प्रश्न,
दूसरा, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ वेरियस वांट, मनुष्य जो है वो अलग अलग आवश्यकताओं का पुतला है। फिर मैन क्रिएट्स न्यू नीड्स बिकॉज दे आर समटाइम्स गुड आर ब्यूटीफुल। मनुष्य नई नई आवश्यकताओं को क्रिएट कर लेता है कि पहले तो रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद उसको अच्छा दिखना भी है तो लाली पाउडर क्रीम वगैरह ये सब भी आवश्यकता है, जो कि अनावश्यक है। फिर भी उसके अनुसार अब मनुष्य बाइक से भी काम चलाता है लेकिन कार भी ले आता है। ठीक, फिर अगला, मैन्स इनर स्पिरिट टेल्स हिम टू बी ऑन द लुक आउट फॉर न्यूअर एंड हायर वांट्स। मनुष्य की जो अंतरात्मा है वो तो उसको यूं कह रही है कि बेटा खर्चे कम कर, जो है उसमें खुश रहे, लेकिन इसमें क्या कह रही है कि मैन्स इनर स्पिरिट टेल्स हिम टू बी ऑन द लुक आउट फॉर न्यूअर न्यूअर मतलब नई नई चीजें, एंड हायर वांट्स नई नई चाहते, नई चीजें नई चाहतों के बारे में उसकी अंतरात्मा कह रही है उसको कि नई नई चीजें ला, तू नई नई शौक पाल। तो पैसेज के अनुसार तो कह रही है कि अपनी आवश्यकताओं को कट डाउन करे और जो है उसमें खुश रहे। तो कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, जो सही नहीं है, जो गलत है वही सही है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत है। 128 नंबर का प्रश्न है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, तीसरा वाला नीचे वाला छिप जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू वर्ड सीक्स एज यूज्ड इन द पैसेज। जो पैसेज में सीक्स शब्द दिया गया उसका अपोजिट मतलब विलोम शब्द। अपोजिट मतलब क्या? अपोजिट मतलब विलोम। ठीक, विलोम शब्द जिज्ञासु का सीक्स मतलब होता है जिज्ञासु। सीक्स मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, उसका विलोम शब्द तो डिप्लॉयर्स होता है, अवॉइड्स होता है, वेनिश होता है कि अप्रोचेस होता है। तो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, और एक होती है जानने की इच्छा और एक होती है जानने की कोई इच्छा नहीं। कोई इच्छा नहीं मतलब कोई मतलब ही नहीं, अवॉइड कर देता है उस चीज को। कि बहुत सारे तो जानने का इच्छुक है कि कहीं कोई झगड़ा हो रहा तो बहुत सारे इच्छुक होते हैं कि किसका झगड़ा हो रहा, किसका झगड़ा हो रहा। जिज्ञासु होते, सीक्स होते हैं, उनको नहीं जानने की सीक्स होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। और एक बहुत सारे यूं कहते हैं कि चलो छोड़ो, हो रहा होगा झगड़ा अपने को क्या, तो अवॉइड। अवॉइड इसका सही जवाब हो जाएगा। अवॉइड इसका विलोम शब्द है सीक्स। ठीक, फिर अगला 129 नंबर का प्रश्न है, आइए देखते हैं। Which one of the following is similar in the meaning to the word exhorting is used in the passage? एक्सोर्सिज्म आपने सुना होगा बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में, जहां एक्सोर्सिज्म करते हैं, किसी के अंदर भूत आ जाता है उसको निकालते हैं। यहाँ एक्सोर्टिंग का मतलब है प्रोत्साहित करना, आग्रह करना, प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित करना, अर्जिंग, इसका सिमिलर मीनिंग देखना है हमें कि इसी के समान मीनिंग कौन सा है, इसी के समान शब्द कौन सा है जिसका मीनिंग सेम हो। एक्सोर्टिंग का मीनिंग और इसका मीनिंग सपोर्टिंग मतलब सपोर्ट करना, डिमांडिंग डिमांड करना, क्लेरिफाई मतलब क्लेरिफाई करना। एग्जैक्ट हिंदी मेरे को नहीं आ रहा। अर्जिंग मतलब अर्ज करना, आग्रह करना, अर्ज करना, आग्रह करना। तो एक्सोर्टिंग मतलब प्रोत्साहित करना, आग्रह करना, प्रोत्साहित करना, आग्रह करना। अर्जिंग भी अर्ज करना, किसी से आग्रह करना। ठीक, अगला प्रश्न है, ये तो वोकेबलरी के प्रश्न है, ये आपको याद होने चाहिए, या याद होंगे तो आप सही कर पाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। 130 से 135 तक एक और पैसेज हमारे लिए है, दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन that follow, question numbers 130 to 135 by selecting the correct and most appropriate options। तो हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके अनुसार 130 से 135 तक के प्रश्नों का सही जवाब देंगे। पढ़े, बड़ा ही अच्छा पैसेज दिया गया है, महिला आविष्कारक के बारे में है ये। तो आपने पैसेज पढ़ते हैं। डिड यू नो दैट देयर इज अ फाइबर that is as flexible and lightweight as nylon?
yet 5 times stronger than steel। क्या आप जानते हो एक ऐसा फाइबर जो कि नायलॉन से फ्लेक्सिबल और लाइट वेट है, मतलब हल्का है और फ्लेक्सिबल है नायलॉन से, और स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। स्टील से क्या है? 5 गुना ज्यादा मजबूत है। फिर अगला, अरे अगला, डिड यू, ये कर्सर जहां है वहां आप ध्यान दें। डिड यू नो that this fabric is resistant to temperature higher than 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आप जानते हैं कि ये जो फैब्रिक है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ये 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर को भी झेल सकता है। फिर अगला, अभी भूमिका बांधी जा रही, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर नापने की यूनिट्स हैं। Did you know that a woman invented this fiber? क्या आप जानते हैं कि इस फाइबर का आविष्कार एक महिला ने किया है? This miracle fabric is called Kevlar, Kevlar या Kevlar, Kevlar, and it is used to make everything from body armor to musical instrument। क्या आप जानते हैं इस फाइबर का आविष्कार महिला ने किया था? This miracle fabric is called Kevlar, यह जादुई फैब्रिक कहलाता है केवलर, केवलर सॉरी, and it is used to make everything from body armor to musical instrument। और इसका उपयोग सभी प्रकार के बॉडी आर्मर, मतलब शारीरिक कवच, शरीर का जो कवच है, बुलेट प्रूफ जैकेट है जैसे, से लेकर तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र, संगीत के यंत्र बनाने में किया जाता है इसका, केवलर का उपयोग। ठीक, अगला, अब ये भी भूमिका बांधी उन्होंने। अब चैप्टर स्टार्ट होता है, कैसे क्या बना, इसका आविष्कार कैसे हुआ। तो दिस ईयर वाज 1964, साल था 1964। देयर वर गैसोलीन शॉर्टेज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट से झगड़े के कारण गैसोलीन का शॉर्टेज चल रहा था। गैसोलीन मतलब विदेशों में अपने यहाँ पेट्रोल बोलते हैं, विदेशों में गैसोलीन बोलते हैं। अब पोलिश, यहाँ आ जाते हैं। हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट मतलब वही दुबई और उधर के सऊदी, उधर के देश मिडिल ईस्ट में आते हैं। A Polish American chemist named Stephanie Louise Nolik was working for DuPont, an American chemical company। एक पोलिश अमेरिकन केमिस्ट जिनका नाम था स्टेफनी लुइस नॉलिक काम कर रही थी ड्यूपॉन्ट पर। ड्यूपॉन्ट एक प्रकार का पदार्थ है, काम कर रही थी ड्यूपॉन्ट पर, एक अमेरिकन केमिकल कंपनी में। फिर आगे बढ़ते हैं, नाम समझ में आ गया आपको, स्टेफनी लुइस नॉलिक, नॉलिक। फिर आगे बढ़ते हैं, she and her group were trying to make a lightweight yet durable fiber to be used in tire। वह और उसका जो ग्रुप है, उसका समूह है, एक हल्के और टिकाऊ फाइबर बनाने का प्रयास कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? तो टायरों के लिए, जो टायर में यूज किया जा सके। लाइटर टायर्स वुड allow vehicle to get better gas mileage, but the tires had to be strong enough to resist the wear and tear on the road। जो हल्के टायर हैं उनसे व्हीकल का जो गैस माइलेज वो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ जो टायर है वो स्ट्रांग भी होने चाहिए, इतने स्ट्रांग होने चाहिए और रेजिस्ट कर सके। रोड पे चलते चलते उबड़ खाबड़ और रास्ते भी होते हैं, तो उनको वियर एंड टीयर कम से कम हो टायरों का। फिर अगला, रोड पर। फिर अगला, they had been working on the problem for some time and had little success until Nolik had a breakthrough। वे लगातार प्रयास कर रहे थे इस समस्या के समाधान के लिए और कई बार थोड़े थोड़े सफल भी हुए, जब तक कि नॉलिक को एक ब्रेक थ्रू नहीं मिला।
ब्रेक थ्रू हुआ उसके जीवन में, उसने कुछ अचानक से एक आविष्कार थोड़ा कर लिया। क्या आविष्कार किया उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉलिक एंड हर ग्रुप वर सिंथेसाइजिंग आर क्रिएटिंग फाइबर टू टेस्ट during one of the steps in the process. Nolick create a milky white solution by mixing two chemicals that were often used in the process. नॉलिक और उसके समूह लगातार संश्लेषित कर रहे थे, मतलब केमिकल बना रहे थे एक ऐसा, तो उसमें और सिंथेसाइज करे जा रहे थे, उसमें और नए नए केमिकल डाल के सॉल्यूशन बनाए जा रहे थे, और या क्रिएटिंग फाइबर टू टेस्ट, और बहुत सारे अलग अलग तरह के फाइबर भी बना रहे थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेस, उस प्रोसेस में, एक प्रोसेस के एक स्टेप में नॉलिक क्रिएट अ मिल्की वाइट सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग टू केमिकल दैट वर ऑफन यूज्ड इन द प्रोसेस। इसी प्रोसेस में, जो टायर बनाने की प्रोसेस थी, केमिकल बनाने की, उसी प्रोसेस में एक मिल्की वाइट, दूध जैसा वाइट मिश्रण तैयार होता था। तो पहले क्या करते थे, उसको अवॉइड कर देते थे वो, अब उन्होंने उसका यूज करने का सोचा। प्रोसेस दिस सॉल्यूशन वाज यूजुअली थ्रो अवे, ये मिश्रण जो है हमेशा फेंक दिया जाता था, जो नॉलिक ने यूज करने का सोचा। मिल्की वाइट सॉल्यूशन था, तो वो हमेशा इस प्रोसेस में बनता था, जो वो टायर बनाने के लिए जो प्रोसेस वो लगा रहे थे, जो उनका केमिकल टायर को ड्यूरेबल बनाने के लिए जो वो केमिकल बना रहे थे, तो उसमें ये हमेशा बनता था। लेकिन वो क्या करते थे, इसको अवॉइड कर देते, फेंक देते थे। बट नॉलिक कन्विंस्ड वन ऑफ द टेक्नीशियंस टू हेल्प हर टेस्ट इट। लेकिन नॉलिक ने क्या किया, कन्विंस किया, एक को मनाया, कि एक टेक्नीशियन को मनाया कि वो उसकी मदद करे इसको टेस्ट करने में। किसको, जिसको फेंक देते मिल्की वाइट सॉल्यूशन को। दे वर amazed to discover that the fabric that Nolick had created was not only more durable than nylon, it was more durable than steel. तो उन्होंने टेस्ट किया, उसके बाद उनको पता चला कि नॉलिक ने एक ऐसा फैब्रिक खोज लिया है जो कि नायलॉन से, क्या लिखा है, ड्यूरेबल देन नायलॉन, नायलॉन से ड्यूरेबल है, और बल्कि स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। नॉलिक हैड इन्वेंटेड केवलार, नॉलिक ने केवलार का आविष्कार किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और भी है इसका, इधर होगा शायद, ये लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। केवलार इज अ रिमार्केबल फैब्रिक नोन ऑफ फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। केवलार एक रिमार्केबल फैब्रिक है जो जाना जाता है उसकी स्ट्रेंथ, मजबूती, और ड्यूरेबिलिटी, मतलब ड्यूरेबल क्षमता के लिए। Since its invention, it had found its way into a wide variety of product. इसकी इसी विशेषताओं के कारण उसको अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। केवलार इज यूज्ड इन स्पोर्टिंग इक्विपमेंट लाइक बाइक टायर, bow string and टेनिस रैकेट्स। केवलार का यूज किया जाता है बाइक के टायर में, बो स्ट्रिंग्स में, और टेनिस के रैकेट में। टेनिस के रैकेट और जालियां होती है ना, उनमें भी। इट इज यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम हेड, ड्रम का जो हेड है उस पे जो बजाते हैं अपन, व्हाइट कलर का, वो। रीड्स एंड स्पीकर कोन, स्पीकर के कोन बनाने में। आगे देखते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्टिव गियर्स लाइक मोटरसाइकिल सेफ्टी जैकेट, ग्लव्स एंड शूज। प्रोटेक्टिव गियर बनाने में, जैसे मोटरसाइकिल के लिए सेफ्टी जैकेट बनाया, ग्लव्स बनाए हाथों में पहनने के लिए, शूज बनाए, ये केवलार से बनाए। हावेवर केवलार इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्टॉप बुलेट। और समय के साथ पता चला कि केवलार जो है वो बुलेट को रोकने में भी सहायक है, एबिलिटी है उसमें, योग्यता है। फिर लिखा है, रिचर्ड अर्मेलिनो क्रिएट द फर्स्ट केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट इन 1975। रिचर्ड अर्मेलिनो ने क्रिएट किया, बनाया एक पहला केवलार बुलेट प्रूफ जैकेट या वेस्ट या जैकेट 1975 में।
इट कंटेंड 15 लेयर्स ऑफ केवलार, इसमें उन्होंने 15 लेयर डाली केवलार की, विच कुड स्टॉप हेड गन एंड शॉर्ट गन बुलेट। हेड गन और शॉर्ट गन, जो छोटी दूरी की जो गन्स होती है उसकी बुलेट को रोकने में सहायक था। 15 लेयर लगाई केवलर की और उन्होंने एक वेस्ट बना दिया ऐसा आर्मर टाइप, तो उस पे गोली मारते थे तो गोली आर पार नहीं होती थी। कौन सी गन की? तो हेड गन की और शॉर्ट गन की बुलेट आर पार नहीं होती थी। फिर आगे, द वेस्ट also had a steel plate over the heart which made the vest strong enough to stop rifle rounds। फिर जो वेस्ट उन्होंने बनाया, जो जैकेट उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने स्टील की प्लेट डाल दी, तो वो क्या, वो और स्ट्रांग हो गई, और स्ट्रांग हो गई और राइफल के राउंड का भी को रोकने में सहायक हो गई। वेस्ट लाइक Armelinos were quickly picked up by the police force, and it is estimated that by 1990 half of all police officers in America wore bullet proof vest daily। कहाँ से पढ़ना है हमें? कि यहाँ से, जो जैकेट, जो वेस्ट आर्मेलिनो ने बनाया था, पुलिस फोर्स में 1990 से यूज किया जा रहा है, और ऑल पुलिस ऑफिसर ऑफ अमेरिका और बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो डेली पहन के आते थे। 1990 की बात है। फिर बाय 2006 लिखा है, बाय 2000 देयर वर ओवर 200 डॉक्यूमेंटेड पुलिस वेस्ट सेव्स आर इंस्टेंस वेयर द ऑफिसर्स wear protected from deadly wounds of wearing bulletproof vest। 2006 की बात है कि लगभग 2000 पुलिस वाले इस वेस्ट, ये जैकेट पहनने के कारण गोलियों से बच चुके थे, गोलियों से मरने से बच चुके थे। ठीक, आर्मेलिनो ने बुलेट प्रूफ जैकेट बना दिया उनके लिए। फिर 130 से प्रश्न चालू होंगे, तो कहाँ तक चलेंगे इस पैसेज के? 130 से 135 तक। ठीक है, पढ़ लेते हैं। 130 नंबर का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ जाए वहां ध्यान से देखना है हमें। नॉट अ प्रोडक्ट दैट हैज बीन मेड विथ केवलार। केवलार से जो नहीं बनाया जाता उसको टेनिस रैकेट बनाया जाता है, और ब्रेक पैड्स बनाए जाते हैं, बॉडी आर्मर बनाया जाता है। बंजी जंपिंग कोर्ड्स ये नहीं बनाया जाता है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही सही है, केवलार से नहीं बनाए जाते। 131 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको। ठीक, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज केवलार नोन। केवलार की विशेषताएं क्या क्या है? हर हीट रेजिस्टेंस है, बिल्कुल 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रोक सकता है। स्ट्रेंथ है, मजबूत है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब ड्यूरेबल है, मतलब लंबे समय तक चलेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसकी विशेषता है। 131 नंबर का प्रश्न है। अगला 132 नंबर का प्रश्न, आइए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड द सर्च फॉर अ फैब्रिक लाइक केवलार। किस कारण इस फैब्रिक केवलार का को सर्च किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, इसकी खोज क्यों की जा रही थी? तो शॉर्टेज इन गैसोलीन सप्लाई, गैसोलीन की सप्लाई में शॉर्टेज होने के कारण। तो अ डिजायर टू प्रोटेक्ट पुलिस ऑफिसर, द नी प्रोटेक्ट, एक डिजायर थी कि एक डिजायर मतलब सपना था कि पुलिस ऑफिसर को प्रोटेक्ट करना है अपने को, इसलिए। तो केवलार तो वो नौलिक महिला ने बनाया था, किसके लिए? तो टायर वायर के लिए कर रही थी कुछ। द नीड टू रिप्लेस एस्बेस्टस को रिप्लेस करने के लिए। द वांट टू बेटर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छा करने के लिए। तो उस समय क्या हो रहा था कि मिडिल ईस्ट में
गैसोलीन की शॉर्टेज चल रही थी। इस कारण ये आवश्यकता महसूस हुई कि गाड़ियों के पहिए ऐसे हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, अधिक दूरी तक चले और हल्के भी हो और ड्यूरेबल भी हो, जिससे गैसोलीन का गैस की खपत कम हो। तो 132 नंबर का प्रश्न है, पहला वाला सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से यही सही है क्योंकि ये पैसेज में दिया गया है। आप पैसेज पढ़ सकते हैं फिर से कि गैसोलीन की सप्लाई में शॉर्टेज हो रही थी। ये This year was 1964. There were gasoline shortage due to conflict in the Middle East. Middle East में conflict था, झगड़ा हो रहा था, इस कारण गैसोलीन की शॉर्टेज हो रही थी। A vest made of 15 layers of Kevlar with no steel plate could stop all but which of the following rounds? 15 लेयर का केवलार बनाया, पहले स्टील प्लेट नहीं डाली थी जब, तो 15 लेयर का केवलार बनाया, वो कौन सी बुलेट को किसकी बुलेट को रोक सकता था? कौन से टाइप की वो गन्स थी? हेड गन राउंड थी, शॉटगन प्लेट थी, पेलेट्स थी, राइफल राउंड थी। इट कुड स्टॉप ऑल ऑफ द अबव, सभी को रोक सकता था वो, क्या वो? तो विथ नो स्टील प्लेट कुड स्टॉप ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड? मतलब 15 लेयर का केवलार जो था वो हेडगन के राउंड को रोक सकता था, शॉटगन के राउंड को रोक सकता था, लेकिन राइफल के राउंड को नहीं रोक सकता था। राइफल के राउंड को रोकने के लिए उसमें स्टील की प्लेट लगाई गई, उसके बाद राइफल के राउंड को रोका गया। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा कि किसको नहीं रोक सकता था? तो राइफल के राउंड को छोड़कर बाकी सबको रोक सकता था। और चौथा तो अपने आप गलत हो जाएगा क्योंकि सभी सही नहीं है। 133 नंबर का प्रश्न है, तीसरा सही जवाब हो जाएगा इसका। 134 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। हाउ मच स्ट्रॉन्गर इज केवलार देन स्टील? स्टील से कितना गुना, कितना स्ट्रॉन्गर है? तो हाफ एज स्ट्रॉन्ग, 5 टाइम स्ट्रॉन्ग के 200 टाइम स्ट्रॉन्ग। तो उसमें लिखा है 5 टाइम स्ट्रॉन्ग देन स्टील। ये फैब्रिक 5 टाइम स्ट्रॉन्ग है स्टील से। फिर अगला, व्हाट प्रोडक्ट? 134 नंबर का तीसरा सही है, ये तीसरा वाला सही है। फिर 135 नंबर का, व्हाट प्रोडक्ट वाज नॉलिक ट्राइंग टू इम्प्रूव व्हेन शी इन्वेंटेड केवलार? जब केवलार का उसने खोज करी तब वो किस में इम्प्रूव कर रही थी? कि टायर में करना चाह रही थी, कि मिल्क में, कि ब्रेक पैड में, कि आर्मर में? तो वो टायर के लिए कर रही थी। 135 नंबर का प्रश्न है, पहला वाला सही हो जाएगा कि टायर को हल्का बनाने की ओर कर रही थी कि हल्का और मजबूत बन जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 to 150 बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब वो 135 तक जो थे वो पैसेज से संबंधित थे, अब ये अपना पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। आइए पढ़ते हैं इनको। आइए 136 नंबर का प्रश्न है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। मीनिंग इन लैंग्वेज मतलब अर्थ का बोध, भाषा में अर्थ का, भाषा में अर्थबोध, भाषा में अर्थबोध को जाना जाता है, भाषा में अर्थबोध को जाना जाता है। भाषा में मीनिंग इन लैंग्वेज, भाषा में अर्थबोध की स्टडी को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सिंटेक्स जाना जाता है, सिमेंटिक बोलते हैं, कि मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, कि लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। भाषा में अर्थबोध, भाषा में मीनिंग को जानना की स्टडी जो जिसमें की जाती है वो क्या कहलाता है? सिंटेक्स, सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजी या लिंग्विस्टिक? बताइए। 136 नंबर का प्रश्न है, इसे सिमेंटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिमेंटिक कहा जाता है। ये ऐसे प्रश्न है जो आपको याद होंगे तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं याद होंगे तो नहीं कर पाएंगे। 137 नंबर का प्रश्न है, लिखा है द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल। टीचर एक कहानी बताता है एनिमल के बारे में। चिल्ड्रन मेक्स एनिमल नॉइज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल। चिल्ड्रन मेक्स एनिमल नॉइजेस एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल। इट इज, मतलब बच्चे जो हैं जब टीचर बोलता है कैट, बिल्ली, तो बिल्ली की आवाज बच्चे निकालने लग जाते हैं, म्याऊं म्याऊं करने लग जाते हैं। जब बच्चे बोलते हैं कि मंकी, तो मंकी की आवाज निकालने लग जाते हैं बच्चे।
कुछ नहीं कर रहे, बच्चे बोल नहीं रहे मंकी, वो डायरेक्ट आवाज निकाल रहे। वो बच्चे बोल नहीं रहे कैट, वो डायरेक्ट आवाज निकाल रहे। बच्चे डॉग नहीं बोल रहे, वो डायरेक्ट भों 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 कर रहे, तो आवाज निकाल रहे। तो इसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहेंगे, कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहेंगे, कि ग्रामर ट्रांसलेशन कहेंगे, कि रीडिंग अप्रोच कहेंगे। ये भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे। कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है, डायरेक्ट बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहेंगे। कि जब आपने कुछ भी बोला कि ये देखो बंदर, ये क्या है, बंदर है, इसको इंग्लिश में मंकी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंकी कहते हैं। तो बच्चे मंकी नहीं बोल रहे और आवाज निकाल, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसे कहेंगे। 138 नंबर का प्रश्न है, एनी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेस activities are devices used in the language classroom for realizing lesson object is known as any of a wide variety of exercise। wide variety exercise की activity की और device जो भी device use करते हैं language की classroom में for realizing lesson objectives in known as, वो क्या कहलाते हैं। जो हम डिवाइस यूज करते हैं, एक्टिविटी यूज करते हैं लैंग्वेज की क्लास में, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चों को बोलने की, तो क्या कहलाती है, मेथड कहलाती है, कि टेक्निक कहलाती है, सिलेबस कहलाती है, अप्रोच कहलाती है। 138 नंबर का प्रश्न है, ये सब क्या है, तो ये सब है टेक्निक से, क्या है, टीचिंग की टेक्निक से। ठीक, अगला, विधियां नहीं है, ये सिलेबस नहीं है, अप्रोच नहीं है, ये टेक्निक है। क्या आप किस टेक्निक से सिखा रहे हैं, आप डिवाइस की मदद से सिखा रहे हैं, आप एक्सरसाइज की मदद से सिखा रहे हैं, आप एक्टिविटी की मदद से सिखा रहे हैं। लैंग्वेज की क्लासरूम की बात हो रही है, जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप, उसके लिए तो ये अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स है। फिर अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड at the end of a language course for remedial teaching। remedial teaching के लिए end of language English course for remedial teaching, a test which is administered at the end of a language course of remedial teaching। एक टेस्ट लिया जो लैंग्वेज कोर्स के एंड में लिया, उसकी रेमेडियल टीचिंग कैसे आप करेंगे। आपने एक टेस्ट ले लिया, आपको पता चल गया बच्चा, ये बच्चा यहाँ दिक्कत है, इसको बच्चे को यहाँ दिक्कत है, रेमेडियल टीचिंग इज, उसको क्या कहेंगे आप, वो जो टेस्ट लिया आपने उसको क्या कहेंगे। एक टेस्ट लिया आपने रेमेडियल टीचिंग के लिए कि बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कत है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है आप कि आपको कहाँ दिक्कत है। ऐसे ही हम टीचर क्या करेंगे, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे, उसमें अपने को पता चल जाएगा कि बच्चे को ये वाले पोर्शन में दिक्कत है, ये उसको नहीं आ रहा है, ये उसको नहीं आ रहा है, ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग नहीं पता है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये नहीं पता है, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। ठीक, रेमेडियल टीचिंग का कैसे होती है, तो पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके बाद पता चलता है कि बच्चे को यहाँ दिक्कत है, ना कि प्लेसमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, मेमोरी टेस्ट। ठीक, अगला 140 नंबर का प्रश्न, आइए पढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। प्रैक्टिस करते ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, ग्रामर के स्ट्रक्चर की, ग्रामर की स्ट्रक्चर की, के सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट कंट्रोल्ड मैनर में कैन बी डन बाय, कैसे डन होगा, वो कैसे किया जाएगा। करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर, लर्नर ने जो रॉन्ग सेंटेंस मतलब गलत वाक्य बनाए हैं उसको करेक्ट करके। गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज, गैप फिलिंग ग्रामर की एक्सरसाइज करवाएंगे, उसमें गैप फिलिंग करवाएंगे उससे। कि राइटिंग पैराग्राफ्स एंड ऐसे, पैराग्राफ और ऐसे लिखने को कहेंगे। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या दिस इज अ, नहीं यहाँ डेस कर देंगे ना, बच्चों को बताएंगे दिस इज अ, नहीं ये क्या है, तो बच्चे इसको गैप फिलिंग करेंगे कि दिस इज अ पेन, या ऐसा कर देंगे, ये हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे दिस इज, और यहाँ खाली स्थान छोड़ देंगे, रिक्त स्थान छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, और यहाँ लिख देंगे दिस इज एलिफेंट।
और ऑप्शन दे देंगे उसको। चलो छोटा बच्चा है तो ऑप्शन देंगे ए, एन या द। क्या लगाएंगे बच्चों बताओ? तो बच्चे गैप फिलिंग करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया उनका, गैप फिलिंग करेंगे। दिस इज अ एलिफेंट आएगा बच्चों के एन एलिफेंट आएगा कि द एलिफेंट आएगा? तो अगर आपने वो पढ़ाया होगा ए एन द, तो वो देखो पहला पहला वर्ड देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन करेंगे एलिफेंट, ए आ रहा है, ए आ रहा है मतलब वोवेल आ रहा है तो एन लगाएंगे, तो यहाँ एन लगा देंगे बच्चे। ये गैप फिलिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर के स्ट्रक्चर की कंट्रोल्ड मैनर में पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोग करेंगे? तो गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज आप करेंगे, ना कि राइटिंग ऐसे। एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि आप उन्हें एक्सरसाइज ये करवा दे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा दे, क्योंकि इंग्लिश तभी सीखेंगे वो प्रैक्टिस से। फिर अगला 140 नंबर का प्रश्न था, उत्तर क्या लिखा है अपन ने? दूसरा। 140 का दूसरा हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉलोड एट द कैट इज एन एग्जांपल ऑफ। आपके बैकयार्ड में मतलब पीछे एक, पीछे आपके घर के पीछे बैकयार्ड में एक कुत्ता बिल्ली पे भौंक रहा है और उसका पीछा कर रहा है। इज एन एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल क्या है? सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है, सेंटेंस फ्रेगमेंट का एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये कि बैकयार्ड में कुत्ता भौंक रहा है और बिल्ली का पीछा कर रहा है। कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है क्या? कौन सा सेंटेंस है? तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा है ये? एकदम सिंपल सेंटेंस है ये। फिर अगला 142 नंबर का प्रश्न, which one of the following methods of teaching cannot be used interchangeable with each other? कौन सी मेथड है जो इंटरचेंजेबल नहीं है, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज नहीं करती विथ ईच अदर? तो कौन सी मेथड है जो टीचिंग में इंटरचेंज मतलब आदान प्रदान नहीं करती, स्ट्रेट चलती? कौन सी नहीं है? तो इंटरचेंजेबल कौन सी नहीं? रेफरेंस मेथड करती है, नहीं करती है क्या? कि इंसिडेंट मेथड इंटरचेंज नहीं करती, स्ट्रेट चलती है? कि डायरेक्ट मेथड स्ट्रेट चलती है? कि कोरिलेटिव मेथड स्ट्रेट चलती? तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट मेथड जो है उसमें डायरेक्ट जैसी भाषा है वैसा ही पढ़ाया जाता है। इंग्लिश है तो सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, तो डायरेक्ट मेथड है, ये इंटरचेंज नहीं करती। 142 नंबर का प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा तीसरा। फिर अगला 143 नंबर का प्रश्न देखिए, बड़ा प्रश्न है और छोटा करना पड़ेगा इसको। देखिए दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से निम्नलिखित में से स्टेटमेंट में से, वाक्यांशों में से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है? ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट, सभी फॉर्मेटिव टास्क जो है वो बनाए जाते हैं असेसमेंट के लिए। कि असाइनमेंट नीड्स टू गिव एज क्लासरूम फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वेराइटी एंड प्रैक्टिस। कि असाइनमेंट दिए जाते हैं क्लासरूम में होमवर्क को प्रतिदिन अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करने के लिए, अलग अलग तरह की प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिए जाते हैं। कि फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग लेसन। फॉर्मेटिव असेसमेंट इफेक्टिव है तभी इफेक्टिव है जब वो टीचिंग लेसन टीच कर लिया उसके बाद कंडक्ट करवाएं, केवल उसके बाद कंडक्ट करवाएं। कि while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too। जो फॉर्मेटिव टास्क है वो टीचिंग को इम्प्रूव, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं, टीचर को भी इम्प्रूव करते हैं और लर्नर को भी इम्प्रूव करते हैं। और सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू, और कुछ असेसमेंट आकलन करने में भी सहायक होते हैं। तो 143 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब लग रहा है मेरे को चौथा कौन सा हो जाएगा? 143 का चौथा वाला सही हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आइए। बाकी मैं पढ़ के सुना देता हूँ।
mother tongue influence can be effectively minimized in the classroom. Mother tongue influence can be effectively minimized in the classroom. मदर टंग मतलब मातृभाषा का इन्फ्लुएंस इफेक्टिवली मिनिमाइज कम करने के लिए क्लासरूम में यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफ्टन, अधिक से अधिक उपयोग करें. गिविंग एग्जांपल फॉर द मदर टंग एग्जाम, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर्स. 144 नंबर का प्रश्न है, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर्स, कि इनपुट दिए जाए बच्चों को, जो भी उसको टारगेट लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज सिखाना है उसको सिंपल और ग्रेडेड मैनर में थोड़े थोड़े इनपुट दिए जाए. ये वाला सही हो जाएगा, चौथा वाला, कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें बताई जाए कि इसको क्या कहते हैं, तो पेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बुक कहते हैं इत्यादि. ऐसे मदर टंग का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़े थोड़े धीरे धीरे से वो सीख जाएगा बच्चा इन्फ्लुएंस से, मदर टंग के इन्फ्लुएंस से. जैसे टीचर अगर नहीं बोलेगा इंग्लिश क्लासरूम में तो बच्चे भी नहीं बोलेंगे. आपको कुछ एक शब्द जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और कम हियर, गो देयर, कम इन, सिट डाउन, स्टैंड अप, इस प्रकार के प्रश्न तो बोलने ही है. और भी थोड़े थोड़े प्रश्न, थोड़े थोड़े शब्द, नए नए शब्द, नया नवाचार शब्द आप थोड़ा थोड़ा यूज करें और बच्चों को बताएं. फिर अगला 145 नंबर का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर. इनमें से कौन सा सेंटेंस एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर, दूसरी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज से अदर लैंग्वेज में एरर अराइजिंग आउट ट्रांसलेशन रिजल्ट, which one of the following sentence is a result of error arising out of translation from our language to another. हमारी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसका एरर, उसकी जो एरर मतलब जो समस्या है, जो गलत है, एरर मतलब जो गलत है, गलत रिजल्ट है, उसके बारे में बता रहा है. तो द टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन, टीचर एग्जाम देता है तब. द स्टूडेंट आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, जब स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे तब. मी माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, आर यू गोइंग बाय द ट्रेन. कौन सा? 145 नंबर का प्रश्न है. जब स्टूडेंट उनकी एग्जाम दे रहे हैं तब वो उनकी मदर टंग में लिख देते हैं. जैसे जैसे उनको कोई सा शब्द नहीं आ रहा है और आपने इंग्लिश में एग्जाम ली कि हाउ मेनी लेग्स ऑफ काउ, काउ के कितने लेग है, तो उन्होंने लिख दिए 4 लेग हैं. क्या लिख दिए? 4 हिंदी में लिख दिया. क्या लिख दिया हिंदी में? 4 लेग हैं, इस प्रकार लिख दिया. तो ये सब किस में हो सकता है? तो द स्टूडेंट आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, जब बच्चे परीक्षा दे तब हो सकता है. फिर अगला 146 नंबर का, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय. रीडिंग स्किल मतलब पढ़ने की स्किल, पठन कौशल, पठन कौशल डेवलप होगा, पठन कौशल का विकास होगा बेस्ट बाय, सबसे अच्छे तरीके से पठन कौशल का विकास किसके द्वारा होगा? राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, कि क्वेश्चन का आंसर लिखना उससे, कि फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, जो दिया गया पार्ट है उसमें फोकस करना वर्ड पे, यूज ऑफ वर्ड पे, कि कैसे वर्ड का यूज करें बोलने में. कि डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइज, वोकेबलरी की एक्सरसाइज करें, बोलने की एक्सरसाइज करें, नए नए शब्दों की एक्सरसाइज करें. कि डूइंग क्विजेस एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स, क्विज करें और नए नए वर्ड गेम खेलें. रीडिंग स्किल, पठन कौशल का विकास किस में होगा? तो राइटिंग से होगा क्या? तो राइटिंग से नहीं होगा. 146 नंबर का प्रश्न है, राइटिंग से नहीं होगा.
फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। जो पार्ट में दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, जो वो पढ़ रहा है, उसका यूज ऑफ वर्ड का यूज कहाँ होगा। जैसे उसने नया शब्द सीख लिया एक्नॉलेज, तो एक्नॉलेज का यूज कहाँ होगा, नॉलेज का यूज कहाँ होगा। फिर उसने नया शब्द सीख लिया उसने कि रीडिंग, तो रीडिंग का कहाँ होगा वो भी हमें बताना है। वो बच्चा यूज कर ले वर्ड का, यूज ऑफ वर्ड का यूज कहाँ कहाँ होगा वो अगर सीख जाएगा तो उसका पठन कौशल में अच्छा विकास होगा। अब पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पढ़ने का मुख्य उद्देश्य पढ़कर समझना, कि बच्चा पढ़ ले और समझ ले। तो यूज ऑफ वर्ड सीख जाएगा, वर्ड का यूज का कैसे किया जाएगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा पढ़ने में, कि पढ़कर समझने में निपुण हो जाएगा। तो यही जवाब सही है, दूसरा वाला। फिर अगला 147 नंबर का प्रश्न है। Who would be implementer of education? इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है एजुकेशन का, कि अप्लाई कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, क्रियान्वित कौन करेगा। क्रियान्वित करने वाला, शिक्षा को का क्रियान्वीकरण करने वाला कौन है, शिक्षा का क्रियान्वीकरण करने वाला कौन है। तो टीचर है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि स्टूडेंट है कि करिकुलम है। शिक्षा का क्रियान्वयन कौन करेगा, तो टीचर करेगा, शिक्षक करेगा, शिक्षक पढ़ाएगा तभी तो शिक्षा का क्रियान्वयन होगा। फिर 148 नंबर का प्रश्न है। जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं दिखेगा आपको, मैं पढ़ के सुना दूंगा। अ लिसनिंग स्टिमुलस, लिसनिंग सुनने का उद्दीपक, उद्दीपक श्रवण उद्दीपक, एक श्रवण उद्दीपक है, क्या है 148 में। प्रेजेंट्स, पहला प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु गैदर अगेन टू शेयर इट, मतलब अलग अलग सेपरेट कर देना। ये सेपरेट शब्द जहां भी आ जाए तो वो ऑप्शन गलत ही हो जाता है, तो सेपरेट नहीं करना है बच्चों को। इज लिसनिंग टू, इज लिसनिंग इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट, एक अच्छी कमेंट्री को सुनना और फिर उसका रिव्यू देना कि इसने अच्छी कमेंट्री करी। enable student to discuss a set of criteria that they prioritize to complete and present a task, तो टास्क को प्रेजेंट करेंगे तो सुन कहाँ रहे इसमें। प्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन, प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, ऐसी गैप एक्टिविटी कराए और उनको डायरेक्शन दे कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे वाक्यों को बोलो। ये सब क्या हो जाएगा, लिसनिंग स्टिमुलस हो जाएगा। ऐसी कहानी सुनाए आप और उसमें अंत में ऐसा सस्पेंस छोड़ दे कि बच्चों को और सुनने की इच्छा हो, तो वो लिसनिंग श्रवण उद्दीपक हो जाएगा। प्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन, ऐसी इंफॉर्मेटिव गैप एक्टिविटी कराए, ऐसी कहानी सुनाए, ऐसी कविता सुनाए ना आखिरी में क्या होगा, ऐसी कहानी सुनाए कि आखिरी में क्या होगा। तो अंत में जैसे आप एपिसोड देखते हैं कोई सी भी नाटक का, और आखिरी में जब एपिसोड खत्म होने वाला है तब वो सस्पेंस पे लाके छोड़ देते हैं, तो अगले दिन जाकर फिर से अपन सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे का एपिसोड देखना है, अगला एपिसोड देखना है, और अगले दिन तक अपन वेट करते हैं कि आगे क्या होगा, और वो एपिसोड हम देखते हैं। उसी प्रकार हमें भी करना है। फिर अगला 149 नंबर का प्रश्न है, 49 बोलेंगे इसको। 149, if a language teacher has taught a topic in the class and no student ask a question in her class, then maybe, एक लैंग्वेज टीचर जो है वो एक टॉपिक पढ़ा रहा है क्लास में और कोई भी स्टूडेंट कोई सा भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है उसकी क्लास में, देन मे बी क्या हो सकता है, स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन, स्टूडेंट अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अटेंशन ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में। शी हैड बीन एन एक्सीलेंट टीचर, वो एक्सीलेंट टीचर है तो बिल्कुल नहीं है। बच्चे बच्चे सवाल भी नहीं पूछेंगे, बच्चे सवाल पूछे आपसे तो अच्छा है। एक्सीलेंट टीचर है इसका मतलब बिल्कुल नहीं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे डरते हों,
फिर तीसरा है वॉट एवर वॉज टॉट वाज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा भी हो सकता है जो उसने पढ़ाया बच्चों के सब ऊपर से गया, तो बच्चों के मन में सवाल ही नहीं उपजे, सब ऊपर से गया, समझ में ही नहीं आया कुछ। कि ऑल द स्टूडेंट आर एट अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग, सभी स्टूडेंट की हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, तो जो समझाया सब समझ में आ गया। सभी बच्चे एक जैसे नहीं है बिल्कुल भी, सभी बच्चे इंटेलिजेंट भी नहीं है, सभी बच्चे क्रिएटिव भी नहीं है, हर बच्चा यूनिक है। आपको इस पे ध्यान देना है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की आवश्यकताएं अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से समझता है। तो समावेशी कक्षा में हमें यही ध्यान देना है कि पर्टिकुलर एक एक बच्चों को कैसे हम केटर करें। तो सही जवाब मेरे को लगता है कि उनको बच्चों को समझ में नहीं आया, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टूडेंट, कॉम्प्रिहेंस मतलब समझ में नहीं आया उनको जो टीचर ने पढ़ाया, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। 149 नंबर का तीसरा। 150, द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वास, फाउंडर खोज करता है स्ट्रक्चरल ग्रामर के, स्ट्रक्चरल ग्रामर के न्यूफील्ड है कि चैंपन है कि चॉम्स्की है कि फ्राइज। तो ये बिल्कुल वो जिसको याद है वही कर पाएगा, जिसको नहीं याद है वो तुक्का लगाएगा। तो इसके हैं फ्राइज है, और आपको होमवर्क दिया जाता है कि फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर के जो फाउंडर है फ्राइज, इनका पूरा नाम क्या है, ये आप कल मुझे बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, धन्यवाद। और इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी अगले दिन या अगले किसी भी वीडियो में हम 2018 का जो पेपर 1 है उसमें जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश ली थी वो वाला पेपर भी हम करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।